तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पहली यूनिट के साथ में। पहली यूनिट का नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप इसके कुछ और नाम हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, उनके नाम आप याद रख लीजिए। जैसे कि इसको पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, और दूसरा नाम आप इसका याद रखना है पुराना पत्थर का काल। ये दो नाम आप याद रख लीजिए। अब हम बात करते हैं डेफिनीशन की। डेफिनेशन हम किसकी देखेंगे? प्रागैतिहासिक की। तो प्राग इतिहास, सबसे पहले तो आप इस वर्ड की डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है कि अत्यंत प्राचीन या फिर अतीत या बीते हुए काल को जिसके ना तो कोई पुस्तक है ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, इसको ही हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। मतलब ऐसा कालखंड जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित सबूत नहीं है, ना कोई किताब है ना कोई ग्रंथ है, उसको हम प्रागैतिहास कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है प्रागैतिहासिक, भी इसको कहा जाता है। तो इसके दोनों नाम आपको याद रखना है, प्रागैतिहासिक और प्रागैतिहास। अब उस समय कोई लिखित पुस्तक क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि इतने पुराने समय के लोग ना तो लिखना जानते थे ना तो पढ़ना जानते थे, इसीलिए हमें कोई भी लिखित दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ना तो कोई लिखित जानकारी है ना ही कोई साक्ष्य उपलब्ध है, तो आखिर कैसे इतिहासकारों ने ये पता लगा लिया कि उस समय लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उन डेली का जो काम क्या था, कैसे वे पहनते ओढ़ते थे, रहन सहन, खान पान, किस प्रकार से उनके भाव विचार थे, ये सारी चीज़ें आखिर वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगा लिया? तो इसका पता उन्होंने लगाया कैसे? उन्होंने पहला पता लगाया खुदाई करके। ज़मीन की खुदाई की गई, यहाँ से बहुत सारे पुराने औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, और कई प्रकार के आवास स्थल हमको खुदाई के द्वारा मिले, जिससे कुछ कुछ तो जिनमें हमको मनुष्य और जानवरों की हड्डियां भी मिली। तो ये सारी चीज़ों से वैज्ञानिक ने उस समय की कुछ जानकारियां उपलब्ध करी। और कुछ जानकारी ये तो हो गई खुदाई से, और दूसरी जो जानकारी उनको मिली वो थी दीवारों या फिर भित्ति चित्रों, गुफाओं में जो चित्र बने हुए उनको मिले। इनसे भी वैज्ञानिकों को जानकारी हासिल हुई। अब जो खुदाई हुई और जो आकृतियां हमको बनी हुई मिली, शैल चित्र मिले, इनसे क्या क्या पता चला? इनसे हमें ये पता चला कि उस समय मनुष्य कैसे रहता था, रहन सहन कैसा था उसका, उसका पहनावा ओढ़ना कैसा था, उसका डेली का काम क्या था, कैसे वो शिकार करते थे। ये बहुत सारी जानकारियाँ हमको खुदाई से और शैल चित्रों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। जैसे खाना, पानी, कपड़ा और आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें कैसे पूरी। अब अगली चीज़ आप समझिए कि ये चित्र आखिर बनाए क्यों गए। तो यदि लोगों को उस समय पानी मिल जा रहा है, खाना मिल जा रहा है, और आवास संबंधी उसकी बुनियादी ज़रूरतें यदि उसकी पूरी हो जा रही हैं, तो अब वो क्या करेगा? अपने विचार और मनोभावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए उन्होंने दीवारों को आधार बनाया और दीवारों पर उन्होंने चित्र बनाना चालू कर दिया, ताकि वे अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, ये था उनके चित्र बनाने का रीज़न। पहला रीज़न आपने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि दीवार पर ये जो चित्र बना रहे थे, तो दीवार को रंगीन या फिर और भी अधिक सुंदर दिखाना चाहते हों। तीसरे नंबर का जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि अपने रोज़मर्रा में ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, नाचना गाना, ये सारी चीज़ें डेली जो कर रहे हैं, जैसे कि स्त्रियां खाना बना रही हैं, पेड़ों से शहद तोड़ रहे हैं, ये जो डेली के जो काम हैं, इनको वो अपने चित्र द्वारा बताना चाहते थे। और चौथा जो रीज़न है कि वो हो सकता है अपना एक रिकॉर्ड रखते हों। जिस प्रकार से हम डेली अपनी डायरी लिखते हैं ना, डायरी में आज हमने क्या क्या किया, उस प्रकार से हो सकता है कि अपने डेली की रिकॉर्ड रखते हैं। तो पहला रीज़न ये था कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना,
और दूसरा रीजन था कि घरों या फिर दीवारों को और अधिक सुंदर बनाना। तीसरा रीजन क्या है, अपने डेली के कामों को बताना कि हम डेली क्या क्या कर रहे हैं। और चौथा जो रीजन था वो ये था कि वो अपना एक रिकॉर्ड तैयार करना चाहते थे कि हम डेली क्या काम करते हैं। अब आप देख लीजिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं कि जो मानव जिस समय आरंभिक विकास की अवस्था में था, उस समय के जो प्रागैतिहासिक काल है उसी को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। अब इसको भी उसने बांट दिया है, एक हो गया पूर्व पूरा पाषाण काल और एक हो गया उत्तर पूरा पाषाण काल, और बीच का जो टाइम है पूरा पाषाण काल कहलाता है। अब पूरा पाषाण काल के लिए तो हमें शैल चित्र मिल गए हैं या फिर जानकारी हमको हासिल हो जा रही है, लेकिन जो पूरा पाषाण काल था, पूर्व पूरा पाषाण काल था, उस समय कला चित्र का कोई भी सबूत हमको नहीं मिलता है। पूरा पाषाण का मिल जाएगा और उत्तर पूरा पाषाण काल की हमको जानकारी कला चित्रों के द्वारा मिल जाती है। और एक बात याद रखिए आप, जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, उत्तर पूरा पाषाण काल जैसे जैसे आते गया वैसे वैसे ही जो चित्र हमें मिलते हैं कलात्मक क्रियाकलापों में वृद्धि होते जाती है, मतलब और भी ज़्यादा हमको चित्र मिलते जाते हैं। और हमारे इंडिया के जो प्राचीनतम चित्र हैं वो इसी काल के हैं ज़्यादातर। कौन से काल के हैं? उत्तर पूरा पाषाण काल के ही हमारे इंडिया के शैल चित्र हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि उत्तर पूरा पाषाण काल में हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो खुदाई से हमें या फिर जहाँ पर गुफाएं बनी हैं वहाँ पर जानवरों के सुंदर चित्र हमको देखने को मिलते हैं, जिनका लोग शिकार करते थे और शिकार में इनको सवारी के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता था, समय पास करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। दूसरा, अपनी गतिविधियों को अब लोग अपनी दर्शाने लगे कि डेली डेली को कौन से काम करते थे। और फिर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ भी हमको देखने को मिलेंगी जिनका उपयोग वे करते थे। और ये सारी चीज़ें किस काल में मिली हैं? उत्तर पूरा पाषाण काल की हैं ये सारी चीज़ें। अब हमें देखना है कि भारत में शैल चित्रों के खोज करने की शुरुआत कब से हुई। तो सबसे पहले 1867-68 में किसके द्वारा की गई थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइन ने इसकी खोज करी थी। और कब करी थी? स्पेन में एक जगह है आल्तीमीरा करके, इस जगह की खोज होने से 12 साल पहले ही किसके द्वारा कर दी गई थी? आर्कीबोल्ड के द्वारा इंडिया में इसकी खोज की गई थी शैल चित्रों की। पहला फैक्ट याद रखना। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि आर्कीबोल्ड के अलावा भी कुछ व्यक्ति हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कॉकबर्न हो गया, एंडरसन हो गया और मित्र एवं घोष। इन व्यक्तियों के नाम भी आपको याद रखना है कि बाद में इन लोगों ने भी शैल चित्रों की खोज की। अगली बात हमको देखना है कि ये अवशेष कहाँ कहाँ पर हमको प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश, यूपी हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार, उत्तराखंड में कहाँ? कुमाऊँ। और अल्मोड़ा कहाँ? अल्मोड़ा में बारेछीना मार्ग लखुडियार में। और लखुडियार का यहाँ पे मतलब बताया गया है कि लखुडियार का मतलब क्या होता है? 1 लाख गुफाएं। इतने स्टेट हो गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कुछ शैलपट्ट हमको प्राप्त हुए हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लखुडियार में हमको जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। लखुडियार कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में आता है। ये जिला पड़ता है अल्मोड़ा और गांव पड़ता है बारेछीना। और यहाँ पर कौन सी रिवर बहती है? तो यहाँ पर सुयाल नदी के किनारे ये सब शैल चित्र हमको मिले हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख लीजिए, ये शैल चित्र किस अवधि के हैं? तो ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। दूसरी चीज़, कौन कौन सी श्रेणी में मिले हैं, मतलब किनके चित्र हमको प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर मानव के मिले हैं, पशुओं के चित्र मिले हैं और कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ भी हमको मिली हैं। रंग कौन कौन से यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं? तो यहाँ पर सफ़ेद और काला, लाल,
3 रंगों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और मनुष्य को किस रूप में बनाया गया है, तो मनुष्य को ऐसी पतली पतली छड़ियों के रूप में बनाया गया है, ठीक है। और पशुओं का चित्रण कैसे किया गया है, तो पशुओं का चित्रण लंबे थूथन वाले जानवर, लोमड़ी हो गई, और कई रंगों वाली छिपकली का इस्तेमाल किया गया है पशुओं को बनाने के लिए। और अगली चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जो ज्यामितीय आकृतियाँ लहरदार इस प्रकार से रेखाएं हैं, कुछ आयताकार ज्यामितियाँ हमको मिल जाएंगी और अनेक बिंदुओं का हमको समूह, इस प्रकार ज्यामितीय आकृतियाँ हमें लघु डीआर में देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो शैल चित्र हमको प्राप्त हुए हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन से समय के हैं, वहाँ कौन सी चट्टानों में बने हैं, कौन से फेमस प्लेस हैं, ये सारी चीज़ें बातें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए इनकी अवधि कौन सी है। नवपाषाण कालीन ये शैल चित्र हैं। कौन सी चट्टानों में बनाए गए हैं, तो ये ग्रेनाइट की चट्टानों पर हमको मिले हैं बने हुए। तीसरी बात आप याद रखना, यहाँ के 3 फेमस प्लेस हैं। कुपगुल्लू, ये कहाँ पर है, ये है तेलंगाना में। दूसरा है पिकलिहाल, और तीसरा है टेक्कलकाटा, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। मतलब कर्नाटक, तेलंगाना, ये दोनों जो है पिकलिहाल और टेक्कलकाटा कर्नाटक में स्थित है। कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया गया है, सफ़ेद, लाल, और दूसरा आपको मिलेगा वाइट बैकग्राउंड में लाल कलर के चित्र मिलेंगे, ठीक है। ये बैकग्राउंड पूरा वाइट रहेगा और उसके ऊपर लाल रंग के चित्र आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर इनका टाइमिंग बताया गया है कि परवर्ती ऐतिहासिक काल के हैं, और इसके आरंभिक ऐतिहासिक काल के भी हैं, और नवपाषाण कालीन के भी चित्र हैं। 3 टाइम के यहाँ पर चित्र हमको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, परवर्ती ऐतिहासिक, आरंभिक ऐतिहासिक और नवपाषाण कालीन चित्र यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इनमें किन किन के चित्र हमको मिलते हैं। तो जानवरों की यदि हम बात करें तो सांड है, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा। और मानव की बात करें तो शैलकृत मानव है, त्रिशूल के भी हमें कुछ चित्र मिलते हैं। और इसमें आप ये याद रखिए कि इसमें हमको वनस्पति के चित्र बहुत कम हैं लेकिन बहुत कम बने हैं, ठीक है। पहला तो हमने जानवरों को देखा, दूसरा हमने देखा मानव को, और एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर त्रिशूल का चित्र भी हमको देखने को मिलता है, और वनस्पतियों के चित्र तो बहुत ही कम है यहाँ पर, ठीक है। एक और चित्र है जो बहुत अपने आप में एक खास है, जो कि एक विचित्र दृश्य है। कहाँ पर मिला है ये, कुपगुल्लू जो जगह है तेलंगाना में, बड़े बड़े अंगों वाला कामोदीप जो पुरुष है वो स्त्रियों को भगा कर ले जाते हुए दिखाया गया है यहाँ पर, कि वो स्त्रियों को भगाते हुए लेके जा रहा है। तो कुल मिलाकर यदि हम चित्रों की बात करें तो यहाँ पर जानवर हैं, ठीक है। दूसरा है मानव की आकृतियाँ भी आपको देखने की मिलेंगी। तीसरी वनस्पतियाँ हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। चौथा हमको त्रिशूल का चित्र देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने एमपी की और यूपी की। तो एमपी और यूपी में जो चित्र हमको मिले हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत सुंदर शैल चित्र हैं। एमपी में कहाँ पर, जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, और यूपी में कहाँ पर, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये एमपी और यूपी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में और खूबसूरत हमको शैल चित्र मिले हैं। और इनकी यदि हम अवधि की बात करें कि ये हमें कब कौन कौन सी अवधि के बारे में बताते हैं, तो ये बताते हैं पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हमको देते हैं। अब हम अलग अलग इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यदि इसके हम विस्तार की बात करें तो 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर शैलाश्रय कितने हैं, तो लगभग 800 शैलाश्रय हमको मिले हैं, और जिनमें से 800 में से आपको 500 शैल चित्र
सेल्ट्रो में चित्र बने हुए आपको मिले हैं। खोज की यदि हम बात करें तो 1957-58 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर V.A. वाकड़कर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। आइए अब हम देख लेते हैं कि इन चित्रों में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ टाइम पास वाले काम है, जैसे कि शिकार करना। अब शिकार करना केवल टाइम पास या अकेला नहीं हो सकता, अपने भोजन के लिए वो लोग शिकार करते थे। दूसरा हो जाएगा नृत्य संगीत, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें टाइम पास के हिसाब से हो सकती हैं। और जिस प्रकार से वो शिकार के लिए निकलते थे तो शिकार के द्वारा अपना भोजन। दूसरा है शहद इकट्ठा करना, शहद के द्वारा शहद भी जो भोजन के हिसाब से वो इकट्ठा करते थे। और जब शिकार पे जा रहे हैं तो शरीर की सज्जा करेंगे, ठीक है। शिकार पे निकले हैं तो उनको छद्मवेश भी धारण करना पड़ेगा। शिकार पे निकले हैं तो उनको मुखौटा लगाना पड़ेगा ताकि जानवरों को वो आकर्षित कर सकें या फिर जानवरों को वो डरा सकें। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डेली वो कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि उनके कोई धार्मिक मान्यताएं हैं तो ये सारे दृश्य भी हमको यहाँ पर भीमबेटका में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ जो चित्र बनाए गए हैं उनको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। उनकी शैली कैसी है, उनमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और उसका बेस क्या है, मतलब चित्र बनाने का बेस क्या है, उनकी तकनीक क्या है और उनकी शैली क्या है। इनके आधार पर हम भीमबेटका में जो चित्र बने हुए हैं उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण है चित्रों का वो है टाइम के हिसाब से। 7 काल अवधियों में इनको बांट दिया गया है कि कौन से चित्र किस काल में बने। अब काल अवधि को हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो है उत्तर पूरा पाषाण कालीन, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण कालीन। तीसरा है ताम्र पाषाण कालीन चित्र हमको मिले हैं। इसके बाद 4 और हैं, ठीक है। एक के बाद एक 4 और टाइम हैं जिनको बांटा गया है, ऐतिहासिक कालीन अवधियाँ हैं ये। लेकिन हमें इनके बारे में नहीं देखना है। हम उत्तर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अलग अलग से। उत्तर पूरा पाषाण कालीन कला शैली। पहला चीज़, यहाँ पर जो रेखाएं बनाई गई हैं उनके रंग कैसे हैं? तो उनके रंग हैं हरी और लाल, मतलब गहरी लाल कलर की रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब यदि आप बात करें कि यहाँ पर हमें कैसी कैसी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, तो मानव की आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है पतली छड़ी के रूप में मानव को दर्शाया गया, ठीक है। दूसरा है जानवरों की आकृतियाँ। तो इसमें बड़े बड़े जानवरों को बताया गया, जैसे कि भैंसा, हाथी, बाघ, गैंडा, सुअर, इनके चित्र मिलते हैं हमको देखने। मतलब चित्र की यदि हम बात करें तो मानव और जानवर 2 प्रकार के चित्र यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यदि कोई अन्य टाइप के चित्र भी यदि आपको देखने को मिलेंगे तो वो है वाश पेंटिंग, ठीक है। ये विशेषता आपको याद रखना है कि वाश पेंटिंग्स किस काल में हमको देखने को मिलती है, तो वो उत्तर पूरा पाषाण कालीन कला शैली में आपने को देखने मिलती है। जानवर हो गए, वाश पेंटिंग हो गई। अब आप देखोगे कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ भी आपको मिल जाएंगी। ज्यामितीय आकृतियाँ कैसी भी हो सकती हैं, आयताकार, वृत्ताकार, ठीक है। अब आपको कलर का याद रखना है कि किस कलर से किसको बताया गया। तो जो ग्रीन कलर का यूज़ नर्तकी को बनाने के लिए किया गया है और जो लाल कलर है, रेड कलर का उपयोग किया गया है शिकारियों के लिए, कि जो शिकारी में जो जाते थे ना उनको रेड कलर से दर्शाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल की विशेषताएं हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन कला शैली, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमें ज़्यादा चित्रों की संख्या देखने को मिलती है, मतलब चित्रों की संख्या यहाँ पर सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। दूसरा,
चित्रों का जो साइज़ है वो छोटा होते जा रहा है। पिछले वाले काल में हमने देखे थे बड़े चित्र, हम बड़े बड़े जानवरों के चित्र वहाँ पर बनाए गए थे। तीसरी बात आप याद रखिए कि यहाँ का आखिर ऐसा सब्जेक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा उसी के चित्र देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा आपको शिकार वाले चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब सबसे प्रमुख विषय इनका शिकार है, और अन्य विषय भी हैं जैसे कि सामूहिक शिकार। अब सामूहिक शिकार कैसे कर रहे हैं, कांटेदार भाले ले लिए, नोक वाला डंडा ले लिए, या फिर तीर कमान से जानवरों का शिकार करते हुए लोगों को दिखाया गया है। जाल या फिर फंदे लगाकर भी शिकार किया गया है यहाँ पर, और गड्ढे खोद कर भी जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये सारी विशेषताएं हमको ध्यान में रखना है कि यदि जाल फंदे का यूज़ किस काल में किया गया है, गड्ढे खोद कर शिकार करते हुए किस काल में दिखाया गया है, तीर कमान का प्रयोग, नोक वाले डंडे का यूज़, तो ये सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल में हमको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं वस्त्रों की। तो यहाँ पर हमें साधारण कपड़ों में भी लोग दिख जाएंगे, ठीक है। साधारण कपड़ों में कुछ गहने पहने हुए, और कुछ सुंदर कपड़ों में भी हमको देखने को मिल जाते हैं, और किसी किसी में तो मुखौटे पहने हुए लोग हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो हैं शिकारियों के वस्त्र हमने देखे कि साधारण कपड़े में भी हो सकते हैं, कुछ गहने वाले हो सकते हैं, कुछ में सुंदर कपड़े हो सकते हैं, और कुछ एक मुखौटे पहने हुए हैं। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन से पशु पक्षियाँ हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं चित्रों में, हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंघा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी, सबसे ज़्यादा जानवरों के चित्र यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। लगभग कितने हैं, लगभग 15 के ये जानवरों की संख्या होगी। इतने सारे जानवरों के चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसी से तो पता चलता है कि जो बनाने वाले लोग थे, मतलब उनकी पहली पसंद क्या थी, जानवरों का चित्रण अधिक से अधिक करना, ठीक है। कभी जानवर इंसान का पीछा कर रहा है, तो कभी इंसान जानवरों का पीछा कर रहा है। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और कभी कभी कुछ भावनाएं भी यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि डर, प्रेम, सौहार्द, जानवरों के प्रति इन भावनाओं का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब हम बात करते हैं साज सज्जा की, उनके पहनावे ओढ़ावे की बात करते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, जिनको चित्र में दर्शाया गया। तो जानवरों को हमेशा सादे रूप में दिखाया गया है, ठीक है। जो मनुष्य हैं इनको साज सज्जा से युक्त कर दिया गया है, मतलब सुरुचिपूर्ण तरीके से उनको चित्रित किया गया है कपड़े लत्ते उनके। यदि स्त्रियों की हम बात करें तो स्त्रियों को कपड़े में और बिना कपड़े में दोनों, है ना, सवस्त्र और निवस्त्र दोनों तरीके से दर्शाया गया है। ये तो थी साज सज्जा की बात। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के चित्र भी हमको देखने को मिलते हैं, बूढ़ों के चित्र भी हमको देखने को मिलते हैं। अब बच्चे क्या है, दौड़ते भागते हुए दिखाए गए हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो केयर करते हुए हमको देखने को मिलेंगे। अब यदि मैं बात करूं कि इनका सभी चित्रों का आम विषय क्या था, मतलब क्या ज़्यादातर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर में आपको मिलेगा सामूहिक नृत्य करते हुए, ठीक है, लोगों का सामूहिक नृत्य करते हुए दिखेंगे। दूसरा, पेड़ों से फल इकट्ठा करना या फिर शहद एकत्रित करना, ठीक है। अनाज पीसती हुई महिलाएं भी हमको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से हम कैसे पता करेंगे कि इसमें भाई पारिवारिकता दिखाई गई है कि ये लोग परिवार के हैं, तो वो कैसे पता चलेगा। यदि किसी ग्रुप में हमको बच्चे हैं, स्त्री है, पुरुष है, एक साथ इनको यदि दिखा दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही परिवार के लोग हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको हाथ की छाप देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, और कहीं कहीं उंगलियों के जो छोर हैं उनकी भी छाप हमको देखने के लिए, उनके निशान देखने को मिलते हैं। तो ये इनका प्रमुख विषय रहा है, इनमें क्या क्या दर्शाया गया, ये सारी चीज़ें हैं।
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। लाल, पीला, काला, बैगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद, इतने कलर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ज़्यादा कलर का इस्तेमाल होने लगा है। और सबसे यदि हम पसंदीदा फेवरेट की हम बात करें तो कौन सा था, वो था सफ़ेद और लाल, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता था। अब यदि हम बात करें कि ये कलर कैसे करके बनाए जाते थे, तो जो चट्टान या फिर खनिज होती थी उनको कूटा पीसा जाता था और इसी से रंगों का निर्माण होता था। अब यदि हम लाल रंग की बात करें तो लाल रंग की प्राप्ति हमसे कहाँ से, मतलब लाल रंग कैसे करके बनाया जाता था, तो जो गेरू होता था या फिर जिसको हम गिरमिच कहते हैं उसको कूट पीस कर लाल रंग बनाया जाता था। हमारा हरा रंग कैसे करके बनता था, हरा रंग जो होता है कैल्सोडोनी, कैल्सेडोनी नामक एक पत्थर है उसको पीस कर बनाया जाता था, हरे वाला जो कैल्सोडोनी पत्थर था उसको। और यदि हम सफ़ेद कलर की बात करें तो चूना पत्थर को पीस करके वाइट कलर तैयार किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि रंगों का निर्माण आखिर होता कैसा था रियल में। सबसे पहले तो पाउडर बनाना है हमको कूट पीस करके, ठीक है, पाउडर बना लिए। उसके बाद क्या करना है, पानी ऐड करना है या फिर कोई चिपचिपा पदार्थ इसमें मिलाना है ताकि वो अच्छे से मिल जाए और गाढ़ा हो जाए। अब ये चिपचिपा पदार्थ क्या हो सकता है, ये जानवरों की चर्बी हो सकती है या फिर पेड़ों से निकली गोंद या फिर राल का इस्तेमाल किया जाता था चिपचिपा पदार्थ के रूप में। जब ये तैयार हो गया है तो फिर पेड़ की टहनी एक तोड़ना है और उसी से एक ब्रश बनाना है और उसी से पेंटिंग की जाती थी। अब अगली चीज़ हमें देखना है कि ये जो चित्र बने हुए हैं अभी तक इतने सेफ क्यों हैं, अक्षुण्णता का इनका आखिर कारण क्या है। तो जिस चट्टान या जिस सतह पर ये जो चित्र बनाए गए हैं, चट्टान की सतह पर एक ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, मतलब चट्टान की सरफेस O2 से क्रिया करती है तो एक प्रकार की लेयर बना लेती है। अब इसी लेयर के ऊपर ये चित्र बनाए गए हैं। अब चित्रों का और इस ऑक्साइड की लेयर के साथ में रासायनिक क्रिया हो रही है और कुल मिला के ये पत्थर का एक हिस्सा बन गए हैं, इसीलिए ये आज तक भी जैसे कि वैसे हैं। यदि हम बात करें कि चित्र हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो कोई सरफेस हो सकती है या फिर दीवार हो सकती है, दीवारों में देखने को मिल जाएंगे, या फिर भीतरी छतों में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस स्थान हमने देख लिया है। कुछ ऐसी जगह लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी चित्र बने मिले हैं, मतलब जहाँ लोग रहते थे, और ऐसी जगह जहाँ लोग नहीं रहते थे वहाँ पर भी चित्र हमको देखने को मिले थे। और कुछ चित्र तो ऐसे हैं जो बहुत ऊंचाई में बने हुए थे, जैसे कि छत हो सकती है बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्थानों पर। यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं, तो इसका एक रीज़न था कि लोगों का ध्यान को वो वहाँ तक आकर्षित कर सकें, इसलिए ऊंचे स्थान पर चित्रों को बनाया गया है। अब अगली विशेषता आपको देखने को मिलेगी वो है परतें, मतलब एक के ऊपर एक चित्र। यहाँ पर हमको 20-20 परत वाले चित्र मिल गए। एक के ऊपर एक जब चित्र को बना दिया जाता है तो उसको परत कहा जाता है। अब इसके रीज़न आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि चित्र एक के ऊपर एक बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला कारण ये है कि मैंने कोई एक चित्र बनाया, ये मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने क्या किया, फिर इसी के ऊपर एक और चित्र बना लिया, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं यहाँ बार बार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जगह पवित्र है या फिर कोई विशेष महत्व रखती है मेरे लिए, इसलिए यहाँ पर चित्र मैंने बार बार बनाया एक ही जगह पर। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैंने बनाया, फिर मेरे बच्चों ने बनाए, फिर उनके बच्चों ने बनाए, इस प्रकार से बार बार चीज़ें रिपीट होती गई। अभी तक हमने ये देखे हैं कि ये चित्र बहुत पुराने हैं, लेकिन इनमें चित्रात्मकता और विशेषता लिए हुए हैं। ये आपको पूरी तरह से चित्रात्मकता दिखेगी और कई सारी विशेषता लिए हुए ये चित्र हमको अभी तक हमने देखे।
एक बात आपको और याद रखना है कि आप कैसे कह सकते हो कि चित्र बनाने वाले लोग बहुत साहसी थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। ये आप कैसे कहोगे? वो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप देख रहे हो, उस समय ये जो चित्रकारी वाला काम था, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, मतलब अच्छी परिस्थितियां नहीं थी, इसके बाद भी इन्होंने ये सब चित्रकारी की। इनके पास कोई औजार नहीं थे, सामग्रियों की कमी रहती थी, रंग कैसे तैयार करना है, किससे वो बनाएंगे, ये सारी चीज़ों की कमी के बाद भी पर्यावरण में चीज़ें जिस प्रकार से दिख रही हैं उसी प्रकार की आकर्षक चित्र इन्होंने बनाए। इसलिए आप इनको कह सकते हैं कि ये लोग साहसी थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। और जानवर जो यहाँ पर बनाए गए हैं, जितने वो तगड़े हैं, जितने वो मोटे हैं, उससे कहीं अधिक उनको बड़े रूप में या फिर तगड़े और रोबीले रूप में बनाया गया। एक बात आपको, एक विशेषता आपको और याद रखना है कि जो चित्र बनाने वाले लोग थे, ऐसा लगता है कि ये कहानी सुनने में रुचि रखते थे। जब ये कहानी सुनेंगे तो यही बात जब वो कोई चित्र को बनाएंगे तो उसे उकेरने की कोशिश करेंगे। बड़े ही नाटकीय रूप से मानव और जानवर दोनों के बीच में संघर्ष को दिखाया गया है, जैसे कि एक कहानी हो। इससे ये पता लगा सकते हैं कि ये कहानी सुनने में रुचि लेते थे। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अधिकार का भाव। अब लोग शिकार पर निकले हैं, एक जानवर को उन्होंने घायल कर दिया, ठीक है, और इसके चारों तो तरफ लोग नाचने गाने लगे, ठीक है, ताकि वो अधिकार के भाव को जता सकें कि ये हमारा अधिकार है शिकार करना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक जंगली सांड का शिकार किया गया, ठीक है, इसमें लोग घायल भी हुए, ये भी दिखाया गया है, और इधर उधर पड़े हैं जब जानवर ने उनको घायल किया। तो एक और चित्र है जिसमें जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए दिखाया गया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ मुखौटा पहन के नाच गाना कर रहे हैं और उत्सव जैसा मना रहे हैं। अब जैसा कि हमने पुराने समय की बात करी, लेकिन आज के समय में भी ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है? जो आदिम जाति के लोग रहते हैं ना, वो किसी का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, या फिर कोई वयस्क हो गया, विवाह हो रहा है, इस टाइम में कि जो वो धार्मिक कर्म कर रहे हैं, धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं, सामाजिक क्रिया कर रहे हैं, समाज के लोग जो कुछ काम कर रहे हैं इन सब कार्यक्रमों में, इसको वो पत्थरों पर इस सारी क्रियाओं को चित्रित करते हैं या फिर उकेरते हैं। तो ये प्राचीन काल की बात ही नहीं है, ये आज भी जारी है। इसके अलावा ये सारी क्रियाएं हमने देख ली हैं। इसके अलावा यदि हम शिकार की बात करें तो ये लोग मुखौटा पहनते हैं ताकि जानवरों को आकर्षित कर सकें, ठीक है। जब उसका शिकार कर लिया जाता है तो चारों ओर ये लोग इकट्ठे होते हैं और नाच गाने का काम करते हैं। अगली विशेषता जो आपको याद रखना है, जो चित्र आपने देखे हैं, अगली विशेषता ये है, कहीं पर भी यदि आपको कोई सिंगल जानवर का चित्र यदि देखने को मिला तो वो सबसे उत्कृष्ट चित्रण है। मतलब सिंगल जानवर को सबसे अधिक सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। इसमें आपको उसका रंग का सामंजस्य, उसका समानुपात, मतलब कि जिस हाइट हेल्थ में वो है उसी हाइट हेल्थ के रूप में बिल्कुल उसको दर्शाने का काम यहाँ पर किया जाता है। ये सारी चीज़ें सिंगल जानवर वाले चित्रों में आपको देखने को मिलती हैं। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि हमको कौन कौन सी जानकारियाँ मिल रही हैं चित्र जो आपने देखे हो। चित्रों से आपको उस समय के मनुष्य के जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। वो क्या खाता था, क्या पीता था, उसकी आदत कैसी थी, रोज़ कौन कौन से काम करता था, उसके मन की स्थिति क्या थी, क्या वो सोचता था, ये सारी चीज़ें आपको उस समय के चित्रों से मिल रही हैं। इसके अलावा हमको खुदाई से अवशेष भी मिले हैं, अवशेष मिले हैं ना, जैसे कि
पत्थर के हथियार आपको मिले हैं, कुछ औजार आपको मिले हैं, बर्तन मिले हैं, खिलौने मिले हैं और मानव की हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें हमको मिली हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस प्रकार से हमारी मानव सभ्यता का विकास हुआ है। और जब हम शैल चित्र की बात करते हैं तो शैल चित्र तो हमारी सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर है। और इस प्रकार से ये हमारी यूनिट समाप्त हो जाती है।